नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में आइनी बेंच को टफ टाइम देने का फ़ैसला किया है। PTI लीगल टीम की जानिब से एक नया प्लान तरतीब दिया गया है। वो प्लान क्या है, आइनी बेंच को कैसे टफ टाइम दिया जाएगा, एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने से रोक दिया गया और ये कौमी असम्बली में उमर अयूब को बात करने से नहीं रोका गया, बल्कि किसी और वेन्यू पे, किसी और बात पे उमर अयूब साहब को टोका गया, बात करने से रोका गया। इस खबर की डिटेल और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो लुटिया डबोई है, भांडा फोड़ा है, इस खबर पर भी हम आएंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ से मुतल्लिक एक अहम खबर है। जो मुल्ज़म है उमर हयात, उसके ख़िलाफ़ अदालत ने क्या ऑर्डर पास किया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन। 6 वकला की फहरिस्त दी गई है, जिसमें काजी अनवर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं शुएब शाहीन हैं, उनका नाम दिया गया है। नियाज़ुल्लाह न्याज़ी इमरान खान साहब के तर्जुमान नईम हैदर पंजोता हैं। इसके अलावा अहमद अवैस हैं और एक अली बुखारी वकील हैं। यानी ये 6 नाम हैं, 6 वकला के नाम हैं जो आज अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए पहुँचेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो स्पीकर असद कैसर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात दी जाएँ। इसके अलावा तौहीन मज़हब के मुल्ज़म हैं अब्दुल गफ़ूर, उसकी ज़मानत का केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के केस की। कल नाज़रीन जो आइनी बेंच जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, 11 जजेज़ हैं और ईद कुर्बान के बाद ये पहली समाअत थी। फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए और फैसल सदीकी साहब के दलाइल का जब इख्तिताम हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं कौसर अली शाह साहब, उनकी तरफ से रोस्टम पे आके दरख्वास्त की गई कि इस केस में हमें भी फ़रीक बनाया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया, मैं क्या वजह है, आप क्यों फ़रीक बनना चाहते हैं? तो कौसर अली शाह साहब का जवाब ये था, एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का, कि फ़र्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में हम फ़रीक थे तो हमें नज़र सानी में फ़रीक नहीं बनाया गया है। अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को इंडोर्समेंट कर दी, तौसीक कर दी। तो फिर अदालत की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस मुतफ़रिक़ दरख्वास्त पे, पार्टी बनने की दरख्वास्त पे तमाम फ़रीक़ैन को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, इस केस में जो एक अहम नुक्ता अदालती कार्रवाई के अख्तिताम में उठाया गया, जो PTI की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नई हिकमत अमली है, कानूनी हिकमत अमली है, वो ये है कि जो जज साहब हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब, उनसे पूछा गया कि जो हमने इस बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया था 11 जजेस पे, उस एतराज़ पे आपने मुतफ़िक़ा तौर पे 11 जजेस का फ़ैसला था कि ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है, तो क्या वो फ़ैसला, वो ऑर्डर, डिटेल ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है? जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि उस रोज़ का जो ऑर्डर हमने जारी किया था वो मुख्तसर है, शॉर्ट है, तफसील है, वो हम ऑलरेडी जारी कर चुके हैं, वो आप देख लें और बस वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ऑर्डर कोई डिटेल जारी नहीं होना। जिस पर फैसल सदीकी ने कहा कि हमने एतराज़ात मुस्तरद करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी दायर करनी है। अब ये जो नाज़रीन नज़र सानी ये दायर करेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि इसी हियरिंग के दौरान ये दायर करेंगे और नज़र सानी फिक्सेशन के लिए भी कमरा अदालत में जब केस लगा होगा, फैसल सदीकी साहब कमरा अदालत में मौजूद होंगे तो ये बार बार दरख्वास्त भी करेंगे कि हमारी नज़र सानी पहले सुन लें, उसके बाद फिर आप केस को आगे फर्दर परसू करें, मरकज़ी केस का फ़ैसला करें। तो लगता है जो हम बात ईद कुर्बान से पहले करते रहे हैं कि इस केस को तहरीक-ए-इंसाफ लंबा खींचना चाहती है, लंबा चलाना चाहती है और कुछ समातें तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीमें समझती है कि अगर आगे बढ़ जाएँ तो फिर समर वेकेशन की वजह से, जैसे ईद कुर्बान से पहले जजेस ने हज पे जाना था, अपनी रजिस्ट्रियों में जाना था, तो बेंच टूट गया था, बेंच जो है वो मुकम्मल नहीं था, नामुकम्मल हो गया था। तो ईद कुर्बान
के बाद तक इस केस को मुलतवी करना पड़ा। अब भी पीटीआई की जो हिकमत अमली नज़र आ रही है, जो प्लान नज़र आ रहा है, वो पहले वाला है। उसकी एग्जीक्यूशन में अब ये नज़रसानी वाला मामला डाल दिया गया है, तो लंबा खींचना चाहते हैं, लंबा चलाना चाहते हैं कि ये केस समर वेकेशन के बाद तक चला जाए, ये डिसाइड ना हो सके। और इसमें जो मकसद के अंदर मकसद नज़र आता है, प्लान के अंदर प्लान नज़र आता है, वो ये है कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो फ़ैसले की सूरत में हुकूमत के पास कहीं मेजॉरिटी ना आ जाए, और मेजॉरिटी आने की सूरत में वो जो 27वीं आईनी तरमीम की चहमगोइयाँ हो रही हैं, वो 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करके उसको मंजूर ना करवा लिया जाए। तो देखते हैं, आज भी इस केस की समाअत होनी और फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल देने हैं। इसके अलावा जो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब वाला बेंच है, वो जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत करेगा। कल सलाहुद्दीन अहमद जो कि 5 जजेस के वकील हैं, 5 रुकनी बेंच है, 5 जजेस की दरख्वास्त है, तो सलाहुद्दीन अहमद ने जवाबुल जवाब में अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लिए थे। आज हामिद खान साहब ने दलाइल देने हैं जवाबुल जवाब में, और हैरान होता हूँ कि जवाबुल जवाब में पूरा 1.5 घंटा दलाइल दिए जाते हैं, घंटा दलाइल दिए जाते हैं। हालांकि 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होते जवाबुल जवाब में। अब देखते हैं कि आज हामिद खान साहब कितना वक्त लेते हैं, और उनके बाद फिर दलाइल की बारी आएगी जनाब फैसल सिद्दीकी साहब की, उन्होंने भी जवाबुल जवाब में दलाइल देने। तो इस केस में जो भी होगा, जजेस ट्रांसफ़र केस में, रिज़र्व सीटों के केस में जो भी डेवलपमेंट, जो भी अदालती कार्रवाई होगी, नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब असम्बली में बात करते हैं, शिकवा करते हैं कि हम तकरीर करते हैं, लेकिन हमारी तकरीर को सेंसर कर दिया जाता है, हमारी तकरीर को एडिट करके चलाया जाता है, और फिर जलसो जुलूस में भी, एहतजाजी तहरीक में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी आते रहते हैं उमर अयूब साहब। लेकिन हुआ यह है कि आजकल कौमी असम्बली में आप जानते हैं कि जो बजट है आइंदा साल का 2025-26 का, वो ले किया जा चुका है, पेश किया जा चुका है, और उस बजट के ऊपर ऐवान में भी बहस हो रही है, और उस बजट का जायज़ा लेने के लिए जो मुतल्लिका वजारत ख़जाना की कायमा कमेटी है, जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, उसको भी बजट भिजवाया गया है। अब उस कमेटी में उमर अयूब साहब रुकन हैं, उस कमेटी के चेयरमैन कोई और हैं, लेकिन रुकन उसमें मेंबर के तौर पे उमर अयूब साहब भी शामिल हैं। तो उमर अयूब साहब ने जो कल सेशन हुआ उस स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें नुक्ता छेड़ दिया कि जो SIFC है, ये जो SIFC है, इसने अब तक कितनी सरमायाकारी ये लेके आई है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, SIFC के अम्ब्रेला के नीचे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आने वाली जो सरमायाकारी है उसकी तफसीलात फराहम की जाए। जनाब चेयरमैन ने कहा, और कमेटी के जो दीगर अरकान थे, जिसमें जवेद हनीफ थे, जिसमें अवैसी साहब थे, उनकी तरफ से कहा गया, उस्मान अवैसी साहब, कि ये जो कामा कमेटी का इजलास चल रहा है, ये सिर्फ बजट का जायज़ा लेने के लिए बुलाया गया है, जो बजट ऐवान में कौमी असम्बली में पेश किया गया है, और अगर बार बार सवाल और गैर मुतल्लका सवाल उमर अयूब साहब ने करना है, और जो FBR की टीम बैठी है उसके ऊपर दबाव डालना है, तो फिर हम इस इजलास में नहीं बैठेंगे। जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो कमेटी के चेयरमैन ने उमर अयूब साहब से कहा, बात को उनको रोकते हुए, टोकते हुए, एक तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी बात करनी है चेयर की इजाज़त के साथ आपने करनी है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये SIFC का जो आप बार बार सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये गैर मुतल्लका सवाल है। हमारा जो मैंडेट है, वो जो बजट पेश किया गया है, उस बजट का हमने जायज़ा लेके उसमें हमने प्रपोज़ल बेहतरी के लिए पेश करनी है कि ये ना करें, ऐसे कर लें, वैसे ना करें तो ये कर लें, तो हमारा मैंडेट ये है। तो उमर अयूब साहब जो हैं, उनको फिर वो बात करने से रोक दिया गया, चुप करा दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब, अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आपको पता है कि आजकल बड़े जहरीले स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जब जहरीला स्टेटमेंट देते हैं, अपने वीडियो लॉग में हम बात करते हैं, जो कुछ दोस्त कमेंट्स करके कहते हैं कि ऐसे जो बयानात हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पूछ के देते हैं। लेकिन मेरी उस पर रीडिंग ये है, मेरा उस पर एनालिसिस ये है,
कि ऐसे स्टेटमेंट जिसके ज़रिए हथियार उठाने की बात की जाए, गोली चलानी और मारने मराने की बात की जाए, ऐसे स्टेटमेंट को कोई इनकरेज नहीं करता, ऐसे स्टेटमेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अब जो अली मीन गंडापुर साहब बार बार बयानात दे रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि हम अडयाला जेल जाएंगे, जो हमने तहरीक शुरू करनी है, हम अडयाला जेल जाएंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने अपने एक वीडियो लॉग में कहा था कि ये जो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में नहीं जाएंगे, हम किसी और जगह पे जाएंगे, तो इनका प्लान मुझे पिंडी में जाने का लगता है। ये हो सकता है कि रावलपिंडी की तरफ चले जाएं। अब वो अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि हथियारों के साथ जाएंगे, अडयाला जेल जाएंगे, तो मेरा वो जो खदशा था, खबर नहीं थी, वो खदशा तो फिर दुरुस्त साबित हुआ अली मीन गंडापुर साहब के स्टेट के मुताबिक। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि एक गोली के बदले में 2 गोलियां चलाएंगे और मारेंगे नहीं, इनको ठोकेंगे। अब नाज़रीन, ये जो मजमा होता है, ये जो अली मीन गंडापुर साहब बात कर रहे हैं, वो बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर गोली चलेगी तो हम गोली चलाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन पहले गोली चलाता है? क्या जिसकी बात की जा रही है उनके पास असला, आतिशी असला, ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार होते हैं गोली चलाई जा सके? रबड़ गोलियां तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये जो अली मीन गंडापुर साहब उकसा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि गंडापुर साहब जब ये मजमा लेके पेशावर से निकलेंगे तो हज़ारों लोग होंगे इनके साथ। तो हज़ारों लोग में अगर कोई तखरीबकार शामिल हो जाए, कोई दहशतगर्द शामिल हो जाए, कोई टीटीपी का बंदा शामिल हो जाए, कोई बीएलए का बंदा शामिल हो जाए, किसी और दहशतगर्द तंजीम का बंदा शामिल हो जाए, और वो बंदा असला साथ लेके आए, जैसे गंडापुर साहब कहते हैं कि असला हम साथ लेके आएंगे, और उस असले का इस्तेमाल कर दिया जाए, यानी गोली पहले आपकी तरफ से चल गई, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? तो ये बहुत ख़तरनाक नौयत के स्टेटमेंट अली मीन गंडापुर को की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये मारे जाएंगे और सामने वालों को भी मारेंगे, ये मरवाएंगे, ये ख़ुद भी और दूसरों को भी मरवाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को इस पे गंडापुर साहब को बिठा के कहना चाहिए कि इस किस्म की जो लापरवाही वाले स्टेटमेंट है ये नहीं देने चाहिए। बल्कि ये भी हो सकता है कि इन स्टेटमेंट के बाद इनको प्रोटेस्ट की इजाज़त ना मिल सके, और ये भी हो सकता है कि किसी कोर्ट की तरफ से हुकूमत को इजाज़त मिल जाए कि रियासती फ़ोर्स के साथ इस एहतजाज को आप रोकें, इस एहतजाज को डिस्पर्स करें, इस एहतजाज को आप कुचल दें, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए मसाइल पैदा ना करें। बाकी नाज़रीन, वो बच्ची टिकटॉकर सना यूसुफ, जिसको घर में घुस के वो एक नौजवान उमर हयात ने फायर करके कत्ल कर दिया, अब उस मुल्ज़म की जो शनाख्त परेड का प्रोसेस था वो नाज़रीन मुकम्मल कर लिया गया है। और शनाख्त परेड का प्रोसेस मुकम्मल करने के साथ हुआ ये है कि उसे कल अदालत, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हफीज़ साहब की अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि मुल्ज़म की शनाख्त परेड हो चुकी है, वालदा और फुप्पो ने इनकी शनाख्त परेड कर ली है, अब मुल्ज़म का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत की तरफ से मुल्ज़म का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया। लेकिन मुल्ज़म ने कमरा अदालत में शिकायत ये की कि एक तो मेरा मेडिकल करवाया जाए, दूसरा मुल्ज़म ने ये कहा कि मेरा अपने वालिदैन के साथ कोई राब्ता नहीं है, उनको नहीं पता कि वकील करना है या वकील नहीं करना है। तो 4 दिन का जिस्मानी रिमांड इसमें टिकटॉकर बच्ची सना यूसुफ के कातिल का मुल्ज़म के ख़िलाफ़ पुलिस को दे दिया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि जो तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की हैं आपको पसंद आई होंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।